देखिए, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं आरजू जी जो इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि बांग्लादेश में एक रिजीम चेंज हुआ है, वहां पर सरकार बदल गई है, लेकिन वो इस बात से बेखबर है शायद कि पाकिस्तान में भी कुछ उसी तरह की तस्वीर हो सकती है। क्या मैं आपसे पूछ रही हूं, बांग्लादेश पर जो भी वहां से तस्वीरें आ रही हैं उस पर पाकिस्तान की एक नजर बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है, बल्कि कुछ टाइम पहले तक, 1-2 दिन पहले की बात है कि बहुत तारीफ भी की जा रही थी शेख हसीना जी की, और टीवी चैनल्स पे ये बात की जा रही थी कि उन्होंने जो है बांग्लादेश को काफी आगे लेकर गई हैं और बहुत सी चीजें वहां पे बेहतर हुई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि वो एक तरह की डिक्टेटरशिप चला रही थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर भी बात हुई। तो मुझे तो काफी पॉजिटिव रिस्पांस लगा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का एटलीस्ट, कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं शेख हसीना ने उनके ऊपर भी बात की। लेकिन जैसे ही जाहिर है गवर्नमेंट गिरी है और उनको चली गई है, उसके बाद जाहिर है हमेशा होता है किसी भी कंट्री का, खासतौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्री में, कि एक बड़ा यू टर्न लिया है और उसके बाद फौरन ही ये बात शुरू हो गई कि जी जो पहले शेख मुजीब थे उन्होंने गलत किया था और याहिया खान और भुट्टो सही थे, इस किस्म की बातें भी हमारे मीडिया में उठाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि यहाँ पर देखा जा रहा है, बहुत गौर से देखा जा रहा है, और ये भी समझा जा रहा है कि अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो प्रो पाकिस्तान होगी, और पहले जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी। ये बात भी की जा रही है यहाँ पे, जो प्रो इंडिया थी और प्रो पाकिस्तान रजीम अब आ गई है। मैं बता दूं, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं एक बार शिवम पहले आपके पास आ रही हूं, ये बताइए कि आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बयान को देखा जा रहा है, उन्होंने कह दिया स्पष्ट शब्दों में कि पाकिस्तान जैसी एंटिटी कोई है नहीं, पाकिस्तान का या तो विलय होगा या फिर पाकिस्तान खत्म होगा। अब इसे बहुत से लोग अखंड भारत वाली सोच से जोड़कर देख रहे हैं कि ये सोच जो बीजेपी की रही है, लेकिन उसे हासिल करने का कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ बयान है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात अखंड भारत की है, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में और देश में जितने भी भारतीय हैं वो अखंड भारत का सपना अपने मन में लेकर जीते ही हैं। जहां तक आपने कहा कि इसका कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रैडिकल इस्लामिस्ट जहां पर भी हैं वो अपने आप को खुद ही खत्म कर लेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक देश जिसको बनाने में मुजीबुर जी का कितना एक टाइम लगा, कितनी सारी चीजें की, भारत ने उनको कितनी मदद की, अगर वहां पर देश बनाने वाले को और आजादी दिलाने वाले की ही मूर्ति तोड़ी जाने लगे तो सोच लीजिए कि वो कट्टरपंथ किस हद तक पहुंच गया है और देश का क्या हाल हो रहा है। अगर वहां पर वो मूर्तियां तोड़ी गई, उन भारतीय सैनिकों की मूर्तियां तोड़ी गई जहां पर बैठकर जो है 93,000 सैनिकों का सरेंडर हमने कराया था जब जो है सारी चीजें हुई थी, तो सोचिए नफरत किस हद तक बढ़ गई है। भारत ने कितनी मदद उनको की थी, चलिए उसको छोड़ देते हैं। आप इसके अलावा कहीं भी चले जाइए, पाकिस्तान में देख लीजिए रेडिकलाइजेशन किस हद तक है। आप अगर अपने ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अब अपने हिंदुस्तान में आ जाइए, जब रेडिकलाइजेशन बेहद बुरे स्तर पर पहुंच गया था कश्मीर में, तो स्थितियां क्या खराब हो गई थी। 370 हटाकर हमने उसको वापस चीजों को ठीक किया। आज कहीं ना कहीं लोगों की स्थितियां उस तरह की है। ये परेशानी लार्जर देन मतलब आपका जितना सोच सकते हैं उससे थोड़ी बड़ी है। जहां जहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ा, उसके आधार पर, धर्म के आधार पर देश को अपने एक नेक्सस में परिकल्पना देने की कोशिश की, वो अपने आप ही बर्बाद हो गए। बांग्लादेश की बहुत चीजें जो है धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन आप देखिए एकदम से जैसे ही इस्लामिस्ट बढ़े, जैसे ही रेडिकलाइजेशन हुआ, जैसे ही कट्टरपंथ बढ़ा, बंटाधार कर दिया देश का। पाकिस्तान की यही स्थिति है। वो हमसे पहले सुपार को बनाकर बैठ गए थे, लेकिन आज इसरो कहाँ है और सुपार को कहाँ रह गया, सोचिए आप। आज LIC की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो LIC जो फंड मैनेज करता है वो पाकिस्तान की GDP का 2 गुना है। पाकिस्तान की GDP का 2 गुना है। 2 लोगों ने एक ही साथ एक यात्रा शुरू की थी, और एक जो देश बना पाकिस्तान, उनके जो कायदे आजम बने, उन्होंने अपनी स्पीचेस में जो है धर्म के नाम पर वोट देने के लिए कहा था। आज देख लीजिए स्थिति क्या है, आज देख लीजिए हालात क्या है। रेडिकलाइजेशन किसी भी देश को ऐसे ही खत्म कर देगा। जिस भी जगह पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इस्लामिस्ट का होगा, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और अखंड भारत की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि एक ना एक दिन ये जरूर स्थिति पूरी होगी। और अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जैसे कि आज विभाजन विभीषिका दिवस है, ये देश कभी इस दिन को भूलेगा नहीं, क्योंकि ये अपने आप में
जिस तरीके से इस देश को तोड़ा गया, ये एक हर एक देशवासी के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए अपने आप में बहुत बुरी चीज है। अभी कुछ दिनों पहले मैं किताब पढ़ रहा था, वहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट था, बस वो मैं बताकर आपको खत्म करूंगा कि एक स्थिति इस देश में ऐसी आ गई थी कि जहां आज आप सफदरजंग एनक्लेव से लेकर वसंत कुंज, वसंत विहार, ये सारी स्थितियां देखते हैं, यहां पर मुस्लिमों को इकट्ठा करके जो है नेहरू जी ने एक बैकयार्ड बनाया था कि इन लोगों को यहां पर सिक्योरिटी दीजिए। पटेल जी ने उसका विरोध किया और कहा कि एक तरफ हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में उनका इतना बुरा हाल है और यहां आप इनको सिक्योरिटी देने पर लड़ने लगे हैं। खैर ऐसा नहीं हो पाया। जिन लोगों ने इस देश की हिस्ट्री, शिवम आपने जो बात बोली है, मैं उस पर एक बार मैं अमजद जी के पास जा रही हूँ। अमजद अयूब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, शिवम ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जहां जहां कट्टरपंथ होता है वो देशों के खात्मे की बड़ी वजह बनता है। अब यही बात एक तरह से बांग्लादेश पर भी अभी लागू हो रही है। आज ही जो आंकड़े आए वहां पर इन्फ्लेशन रेट किस तरह बढ़ गया है जब से ये नई रेजिम आई है, और जो कुछ हुआ हमने देखा है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। इसीलिए शायद बहुत से जानकार ये कहते हैं कि ये देश को खत्म करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अमजद जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। अमजद जी, आपको शायद अनम्यूट करने की जरूरत है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, मैं वापस आ रही हूं। मैं सुशील जी आपके पास आ रही हूं। सुशील जी, जो सवाल मैंने अमजद जी से पूछा, मुझे लगता है मैं आपसे ले सकती हूं, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं कि कट्टरपंथ जो एक बहुत बड़ा कारण होता है मुल्कों के खात्मे के लिए, वो किस तरह पूरा देश अस्त व्यस्त कर देता है। बांग्लादेश में हमने देखा, पाकिस्तान में फिर से वही तस्वीरें एक बार फिर से आने लगी है सड़कों पर प्रदर्शन की। जी यही नहीं, अफगानिस्तान को देख लीजिए। यस, वो मध्य युग में पहुंच गया है, खंडहर बन गया है, क्योंकि तालिबान ने सबका वहां जीना हराम कर रखा है। आधे से ज्यादा मुल्क जो है, महिलाएं हैं, उनका पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, काम करना बंद कर दिया है। वहां कोई निवेश करके राजी नहीं है, वहां कोई धंधा काम बचा नहीं है। तो यही हाल धीरे धीरे पाकिस्तान का हो रहा है और बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर धकेल दिया गया है। आप दुनिया के अन्य देशों में चले जाइए, जहां जहां अफ्रीका में देख लीजिए, इधर मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया के देशों में देख लीजिए, अगर वहां तेल ना हो तो वहां काम करने लायक उद्योग, पढ़ाई लिखाई, इसके लिए कोई अच्छा जरिया बचा नहीं है। और इजिप्ट जैसा देश जहां पर तेल नहीं है, वो किस तरह जिंदा है, वो बास्केट केस बनने को तैयार है। वो भी पाकिस्तान की तरह एक के बाद एक आईएमएफ से बेलआउट्स ले रहा है। चर्चा में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसकी हालत पाकिस्तान जितनी खराब अभी नहीं हुई है। पाकिस्तान अपने आप में एक मिसाल बन गया है, लेकिन इजिप्ट के बेलआउट भी इसी तरीके के हैं। वहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड ने तांडव मचाया हुआ है। लीबिया जैसा देश इतना तेल होने के बावजूद कट्टरपंथ के कारण तबाह हो गया है। वहां कोई सत्ता या सरकार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने अपने देश को छोड़कर यूरोप और बाकी देशों में पनाह लेने, शरण लेने जा रहे हैं, इस खतरे के बावजूद कि वो भूमध्य सागर में डूब के मर जाएं, बच्चों और परिवार समेत डूब जाएं, छोटी छोटी किश्तियों में भागने को मजबूर हैं। यमन का हाल देख लीजिए, इस समय वहां पर गजा से ज्यादा परेशानी है। उधर बच्चे भूखों मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है, काम धंधा तो छोड़ दीजिए।